कैसे हैं बच्चे आप सभी। मैं सुरेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एंड्रॉइड कॉम्पिटिटिव क्लासेस पे। तो क्या हाल चाल है आप लोगों के और तैयारी के बारे में बताइए बच्चों, कैसे चल रहा है। तो तैयारी आशा करते हैं भाई बहुत बेहतर तरीके से चला रहे होंगे आप सभी। और भाई किसी प्रकार की भाई यहाँ पर आपने गड़बड़ी नहीं करनी, यानी किसी प्रकार की भी लापरवाही आपने यहाँ पर नहीं बरतनी। बस अच्छे से तरीके से बस अपनी पढ़ाई के प्रति भाई आप ईमानदार रहें और अपनी पढ़ाई के प्रति ही सारा टाइम जो अपना वहीं पे अभी फ़िलहाल वहीं लगाएं, क्योंकि अभी कुछ और सोचने का वक्त है भी नहीं। क्योंकि 2 महीने बाद आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे, 2 महीने के बाद फिर आप फ्री हैं, उसके बाद भाई थोड़ा अपने लिए वक्त निकाल सकते हैं। अभी तो फ़िलहाल सिर्फ टाइम जो है वो पढ़ाई के लिए आपको रखना है। तो आज हम बात करेंगे भाई मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स के अंदर आज हम बात करेंगे पार्ट 2। पार्ट 1 की चर्चा हमने लास्ट वाली क्लास में डिस्कस किया था, आज हम बात करेंगे पार्ट 2 की। तो पार्ट 2 में हम क्या क्या चीज़ें हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। और आइए ज़रा देखते हैं, उससे पहले जल्दी से वीडियो को भाई लाइक कर दो, शेयर कर दो, और अगर जो बच्चा चैनल पे नया है फटाफट से सब्सक्राइब भी कर दो। तो दोस्तों आज हम क्या कुछ करने वाले हैं, आइए ज़रा बात करते हैं। तो अगर हम एक बार अपने सिलेबस पे नज़र डालें, जो हमने सिलेबस यहाँ पर डिसाइड किया था 35 दिन का, मैंने जो रोड मैप बनाया है उसके हिसाब से अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर हमारे पास ये चैप्टर्स हैं। पहला दिन तो इंट्रो का था, उसके बाद रिलेशन अपना कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद अगर हम बात करें रिलेशन फंक्शन हो चुका है, इन्वर्स ट्रिगो हो चुका है, और आज हम मैट्रिक्स वाले चैप्टर को भी श्रद्धांजलि दे देंगे। ठीक है, उसके बाद आपके अपने 3 चैप्टर पूरे हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। मैट्रिसेस पार्ट 2, पार्ट 1 कल हमने डिस्कस किया था। जो भी बच्चा चैनल पे यहाँ पर नया है फटाफट से सबसे पहले जब वीडियो कंप्लीट हो जाए उसके बाद इसका पार्ट 1 भी आपने जाकर देखना है। ओके, अब आइए जरा हम देखते हैं इसमें कितने मार्क्स का है। तो ये भाई आपका 4 से 5 नंबर का चैप्टर होता है, यानी कि इतने मार्क्स का इसमें से पूछा जाएगा आपसे। अगर मैं टॉपिक की बात करूं कि कौन कौन से टॉपिक की यहाँ पर चर्चा होने वाली है, तो जो टॉपिक्स हैं यहाँ पर मैट्रिक्स हमने डिस्कस कर लिया था, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हमने डिस्कस किया था। कल हमने मेजर टाइम अपना जो दिया था वो थ्योरी वाले पोर्शन को ही दिया था। आज हम सवाल भी चर्चा करेंगे, उनकी में डिस्कशन की बात होगी। आज हम इन टॉपिक्स की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ज़रा क्या कुछ है हमारे आज के इस पिटारे में। तो सबसे पहला जो सवाल आता है उसमें हम एक बात ये देख लेते हैं, कल ये कुछ एग्जाम्पल रह गए थे, आज मैं उनकी बात कर लेता हूँ। एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, जो कि बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो एक बार हम इनकी बात जरूर करते हैं। तो अब मैंने आपसे कहा कि ए बी सी 3 मैट्रिक्स मैंने आपको गिवन दी, और मैंने कहा कि जरा पता लगाइए ए प्लस बी मैट्रिक्स को अगर मैं ऐड करूं तो क्या जवाब आएगा। बिल्कुल बेसिक सा सवाल है। तो ऐड करने की कंडीशन क्या है कि आपके पास जो ये मैट्रिसेस हैं इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो जब मैं ए और बी को प्लस करने गया, सबसे पहले मैं यही चीज़ देखूंगा कि क्या ए और बी का ऑर्डर सेम है। अगर इनका ऑर्डर सेम है मैं तभी इनको प्लस करूंगा। तो जैसे ही मैं इनके पास गया तो मैंने देखा ऑर्डर सेम है। तो आप जब a प्लस बी निकालेंगे प्यारे बच्चों, तो आपने क्या करना है, पहले वाला एलिमेंट पहले वाले से कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, मतलब कि जो यहाँ पर है तो यहाँ वाले में ही जाकर ऐड होगा। 4 किस में ऐड होगा, 3 में, तो 4 और 3 क्या हो जाएगा, 7। 3 ऐड होगा -2 यानी कि ये 1। 2 और 5 कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 7। ऑर्डर क्या बनेगा, तो ऑर्डर आपका बनेगा 2/2। आशा करते हैं इतनी बात समझ में है। बिल्कुल इजी सा सवाल था, हलवा क्वेश्चन था। अगर मैं आपसे कहूँ सेकंड पार्ट में क्या निकालना है आपने, तो सेकंड पार्ट में आपको निकालना है a माइनस बी, ए और बी का डिफरेंस। तो मैंने यहाँ पर क्या कहा, ए और बी में क्या डिफरेंस है, तो आपने कहा भाई जरा इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। अगेन वही ऑर्डर आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट -2 में से 1 गया तो क्या बचेगा, 2 में से 1 गया 1। 4 में से 3 गया क्या बचेगा, 1। 3 में से ये माइनस करेंगे, भाई पहले से ही माइनस है ये, तो आप बोलोगे सर ये तो प्लस हो जाएगा यानी कि 5, और 2 में से 5 जाएगा तो क्या होगा, -3। ऑर्डर क्या बनेगा आपका, तो ऑर्डर आपका बनेगा 2/2। याद रखना ऐड करते टाइम और सब्ट्रैक्ट करते टाइम आपका ऑर्डर कभी नहीं बदलता। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। तो ये हम कह सकते हैं a प्लस बी, a माइनस बी। सर इसमें क्या नई बात है, इसके अंदर नई चीज़ अगर आप देखते हो तो a मैट्रिक्स के आगे यहाँ पर एक कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट आएगा तो फिर आप उस केस में क्या करोगे, तो आपसे कहा गया कि 3a माइनस सी निकालना, यानी कि पहले आपने a मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करनी है।
तो जब मैं इस वाली मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करने गया तो मैंने देखा कि इसका 3 टाइम्स निकालते हैं, तो इसका 3 टाइम्स कितना आएगा, ये 6, 3 से इसको करेंगे तो ये कितना आएगा 12, 3 से इसको करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 9, 3 से यहाँ करेंगे तो ये आ जाएगा 6। ये तो हुआ इसका 3 टाइम्स। इसमें से मुझे माइनस क्या करना है, इसमें से मुझे माइनस करना है C, यानी कि ये वाला। तो ये आपका -2, ये आपका 5, ये आपका 3 और ये आपका 4। ये हमारे पास मैट्रिक्स। तो मुझे इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो मैंने कहा माइनस करो। 6 - 2 यानी कि आप कहोगे ये आपका हो जाएगा 8, 12 - 5 यानी कि 7, 9 - 3 यानी कि 6 और 6 - 4 यानी कि ये आ गया 2। अगेन आप देख पा रहे हो आपका ऑर्डर चेंज नहीं होगा। मैं फिर से कहता हूँ कि अगर आप जब भी प्लस करते हो माइनस करते हो तो आपका ऑर्डर नहीं बदलेगा। जो मैट्रिक्स का ऑर्डर पहले था वही अब भी रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इतनी बात समझ में आती है। आगे बढ़ते हैं फिर इसी बात पे। अब यहाँ पर आता है ये जो महत्वपूर्ण चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है भाई मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 2 अलग अलग मैट्रिक्स है, मुझे इनकी मल्टीप्लाई देखनी है। ठीक है, तो कैसे क्या होगा आइए जरा समझते हैं। तो ए और बी की बात करते हैं। तो ए और बी की बात अगर मैं करूं तो क्या होगा, तो मल्टीप्लाई करने का रूल क्या है। सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पर ए मैट्रिक्स को। ए मैट्रिक्स है 2 4 3 2 और बी मैट्रिक्स हमारे पास है 1 3 -2 और 5। ठीक है भाई, ये मैंने लिख दिया ओके। अब इसके बाद क्या होगा, मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। मल्टीप्लाई के लिए मैं लूंगा यहाँ पर ग्रीन पेन। सर ग्रीन पेन ही क्यों, क्योंकि मेरा यहाँ पर मन कर रहा था कि मैं ग्रीन पेन से करवाऊं। रूल क्या कहता है, सबसे पहले आप इसका ऑर्डर लिखो 2/2। इसका ऑर्डर क्या है 2/2। तो याद रखना अगर ये वाला यानी कि इसके कॉलम और बाद वाले के रो, अगर कॉलम और रो सेम है तभी आप इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हो। सर इसका मतलब यानी कि यहाँ पर जो कॉलम है और इसका भाई रो ये सेम होनी चाहिए तभी आप मल्टीप्लाई करोगे। मैंने कहा मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। मल्टीप्लाई का तरीका होता है, रो की मल्टीप्लाई होती है कॉलम से, 2 की मल्टीप्लाई 1 से यानी कि 2, 4 की मल्टीप्लाई इससे यानी कि आप इसके साथ प्लस करेंगे बट ये तो माइनस आ रहा है तो आप माइनस कर दोगे। यानी कि R1 में 2 एलिमेंट है, C1 में 2 एलिमेंट है, तो आप इनकी कोरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई, जैसे कि 2 की 1 के साथ, 4 की 2 के साथ। फिर मैंने कहा R1 की मल्टीप्लाई C1 C2 से करो, 2 की मल्टीप्लाई 3 से यानी कि 6, 4 की मल्टीप्लाई 5 से यानी कि 20, ये आपका आ गया 20। फिर हमने कहा 3 की मल्टीप्लाई 1 से यानी कि 3, 2 की मल्टीप्लाई इससे यानी कि 4, फिर 3 की मल्टीप्लाई इससे 9 और 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे। बस खत्म है बेटे, ये बस अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। 2 में से ये 8 माइनस करेंगे तो माइनस का 6, इसे आप प्लस करते हैं तो 26, ये अगर आप देखते हैं तो -1 और ये करते हैं तो प्लस का 19। आप देख पा रहे हो ये आपके पास A इंटू बी की मल्टीप्लाई आ गई। ऑर्डर क्या रहेगा, ऑर्डर आपका है 2/2। जो ये 2/2 है सर ये कहाँ से आया, तो प्यारे बच्चों याद रखना इन दोनों का सेम होना जरूरी है मल्टीप्लाई के टाइम, लेकिन जो आंसर आता है वो हमेशा किसके बराबर आएगा तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज आपकी यहाँ पर लिखी जाती, ये इसके इक्वल आना चाहिए। क्या आपको ये बात समझ में आती है अच्छे से, कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे के मन में, पक्का क्लियर है। चलूँ आगे। तो आपको ये समझ में आ गया कि आपने मल्टीप्लाई किस तरीके से करनी है। आपको ये समझ में आ गया कि जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें किन दोनों को इक्वल करना है, अगर इक्वल है तो मल्टीप्लाई होगी अदरवाइज नहीं होगी। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपके पास मैट्रिक्स आएगी वो कौन सी आएगी, तो प्यारे बच्चों वो आती है इन दोनों के बराबर। जो ये वैल्यूज बच गई इसके बराबर आपकी फाइनल मैट्रिक्स आएगी। वो यहाँ पे अलग बात है कि सारी वैल्यू 2/2 की थी, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ समझ में थोड़ा सा समझ नहीं आया होगा कि भाई कौन सी वैल्यू बची कौन सी नहीं बची, सब कुछ 2/2 ही दिखाई दे रहा है। बट कहीं पे अलग आएगा तो मैं वहाँ पर डेफिनेटली आपको ये दोबारा से रिमाइंड करा दूंगा। ठीक, आइए जरा हम एक बार B इंटू ए और निकालते हैं। ये कौन से पेन से, चलो पिंक पेन से करते हैं। मैंने कहा B और A की मल्टीप्लाई करनी है, तो आपने इस बार क्या किया, B को आगे रखा और A को बाद में रख दिया।
बी को आपने आगे रखा, ए को बाद में। तो बी की अगर मैं बात करूं तो 1 3 माइनस 2 5। ए की बात करें तो ये हो जाएगा 2 4 3 2। ये आपने रख दिया। अब इसके बाद क्या होगा, तो आपने बोला इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करनी है। एक की मल्टीप्लाई 2 से यानी कि 2, 3 की मल्टीप्लाई 3 से यानी कि 9। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक की मल्टीप्लाई 4 से, 3 की मल्टीप्लाई 2 से। फिर -2 की करेंगे तो ये -4, और इसकी करेंगे तो ये आपका 15, ये आपका -8, और ये करेंगे तो 10। ये आ गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो क्या होगा, 9 और 2 11, ये कितना हो जाएगा 10, ये कितना होगा तो 11, ये कितना होगा तो ये आपका +2। अगेन ऑर्डर क्या लिखा जाएगा तो 2/2। ये हमने ऑर्डर। अब इसके बाद जो समझने वाली चीज़ है वो देखते हैं, वो उसमें आपने क्या करना है। तो अगर हम इसके बाद समझते हैं चीज़ों को, तो क्या कुछ करना है आपने। एक बात आप नोटिस करो, आपने a इंटू बी किया तो ये आया, b इंटू ए किया तो ये आया। तो यहाँ से एक बात और भी समझ में आती है कि भाई ज़रूरी नहीं है कि आपका ए बी और बी ए हमेशा इक्वल रहे। ये ज़रूरी नहीं है यहाँ पर कि ए बी और बी ए आपस में इक्वल रहे। ये इक्वल हो सकते हैं कब, जब ये आपस में इनवर्स होते हैं, तब ये जाके आप इक्वल बोल सकते हो। लेकिन अभी फिलहाल ये ए बी और बी ए आपस में इक्वल नहीं होते। प्लस के केस में इक्वल हो सकते हैं, बट मल्टीप्लाई के केस में इक्वल नहीं होते। ये चीज़ भी आपने ध्यान रखनी। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ गई अच्छे से? आइए जरा हम अगली बात करते हैं डिस्कस। यहाँ पर एक मल्टीप्लाई का सवाल दिया हुआ है, आइए हम इसकी बात करते हैं। तो मैं जो चीज़ समझाना चाह रहा था यहाँ पर आप उसे और भी अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए ग्रीन पेन से ही करते हैं। मैंने कहा यहाँ पर क्या है इसका ऑर्डर, तो आप बोलोगे सर 2/2। इसका ऑर्डर क्या है आपका यहाँ पे, तो 2/3। तो ये 2/2 और 2/3 की मैट्रिक्स यहाँ पर दी हुई थी। मैंने कहा ठीक है, अब इसके बाद मुझे करनी है इनकी आपस में क्या मल्टीप्लाई। तो इसकी आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है। तो एक की मल्टीप्लाई 1 से, फिर इसकी मल्टीप्लाई इस। अब R1 की करेंगे इसके साथ, तो 1 की मल्टीप्लाई 2 से, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे, फिर 1 की मल्टीप्लाई यहाँ पे, और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे। फिर अब आपने R1 की मल्टीप्लाई सभी से कर दी, यानी कि सभी कॉलम के साथ कर दी। अब बारी आती है R2। जैसे ही मैं R2 पे जाऊंगा तो मुझे यहाँ पर भी R2 शुरू करना होगा। 2 की मल्टीप्लाई 1 से यानी कि 2, 3 की मल्टीप्लाई 2 से यानी कि 6, फिर 2 की मल्टीप्लाई 2 से यानी कि 4, 3 की मल्टीप्लाई 3 से यानी कि 9, फिर 2 की मल्टीप्लाई आगे। बस इसी तरीके से हमें करते जाना है। क्या बचा, बस जो बच गया वही आपका जवाब है। ये -4, ये 1, ये आपका 8, 13, ये आपका 9। अगर मैं ऑर्डर की बात करूं, ऑर्डर को तो मैं अलग से हाईलाइट करके लिखूंगा। कैसे? इन दोनों के सेम होने की वजह से आपने की मल्टीप्लाई। जो आंसर बचेगा वो किसके बराबर आएगा, 2 ये वाला और 3 ये वाला, 2 ये वाला और 3 ये वाला। तो ये क्या बच जाएगा, 2 इंटू 3 आएगा। तो ये हमने यहाँ पर कर दिया, ये 2 और ये 3। क्या इतनी बात आपको समझ में आती है यहाँ तक? कोई डाउट, कोई परेशानी है तो हम बता सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, डन है यहाँ तक की बात। आइए जरा आगे बढ़ते हैं फिर हम इस वाले क्वेश्चन पे। तो जो चीज़ मैं वैसे समझाने की कोशिश कर रहा था आपको कि जो ऑर्डर है तो वो ये वाला, इन दोनों की बराबर ही जो वैल्यू बचती है वही आपका ऑर्डर कहलाता है। आई बात समझ? अब यहाँ पर अगर हम बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो। अगर हम बात करें इसका ऑर्डर क्या है, तो आप बोलोगे 3 इंटू 1, इसका ऑर्डर है 1 इंटू 3। ठीक है, मल्टीप्लाई पॉसिबल है, हम करेंगे बिल्कुल मल्टीप्लाई। देखना जरा कैसे क्या मल्टीप्लाई होने वाले। तो हमने यहाँ पर एक काम किया, क्या, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ की। तो 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ की यानी कि 2 आ गया। 1 की मल्टीप्लाई 3 से की हमने 3 आ गया। 1 की मल्टीप्लाई 4 से की यानी कि 4 आ गया। फिर आपने R1 की मल्टीप्लाई सभी से कर ली। अब इस पर ये मत सोचना कि सर प्लस क्यों नहीं आ रहा। भाई क्यों आएगा प्लस? प्लस तो तब आता है जब R1 में यहाँ पर एक ही एलिमेंट है और यहाँ पे C1 में एक ही एलिमेंट है। तो आपके पास जब सिंगल ही एलिमेंट है तो प्लस का सवाल उठता ही नहीं है यहाँ पर।
तो R1 में एक है, C1 में एक है, तो सिंगल ही एलिमेंट आएगा, कुछ प्लस में नहीं आएगा। तो आपने इसकी कर दी मल्टीप्लाई, देन इनकी। अब 2 की बारी, 2 की 2 से करेंगे तो 4, फिर 2 की 3 से करेंगे तो 6, और 2 की 4 से करेंगे तो 8, फिर 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 6, फिर ये आपका 9, फिर ये आपका 12। ये बड़ा ही आसान मल्टीप्लिकेशन इसकी बड़ी खूबसूरत है। ठीक है, क्या आपकी देख पा रहे हो इसकी मल्टीप्लिकेशन की खूबसूरती को, देख पा रहे हो? हाँ सर बिल्कुल। तो ये इसकी मल्टीप्लाई कहलाएगी। बताइए, है इसमें कोई डाउट वाली बात, परेशानी वाली बात? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल आसानी से, खूबसूरती से, बड़े प्यार से आपने इसको कर दिया। ठीक भाई, अब यहां से शुरू होती है कहानी आज की। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ये क्या है? अब ट्रांसपोज होता क्या है? तो जब भी कभी आप क्या करते हो, रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हो, तो एक नई मैट्रिक्स बनती है जो कहलाती है ट्रांसपोज। तो किसी भी मैट्रिक्स का, सपोज कोई भी मैट्रिक्स आपको गिवन है, उसका ऑर्डर m क्रॉस n है। अगर आप क्या करते हो, आप इंटरचेंज कर देते हो किनको, रो एंड कॉलम ऑफ ए, तो इसको बोला जाता है ट्रांसपोज ऑफ ए। यानी कि अगर आप R1 को C1 के साथ, R2 को C2 के साथ इंटरचेंज करते हो, तो ये आपका बन जाता है क्या, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब मैं यहाँ पर एक बात कहूँ जहाँ पे समझना जरा ध्यान से, जैसे एग्जांपल है ए मैट्रिक्स आपको ये गिवन है, इसका ऑर्डर अगर मैं लिखूँ तो क्या है, तो आप कहोगे सर इसका ऑर्डर है 2 × 3। ठीक, अब आपने जैसे इसका ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज का सिंबल है, या फिर इसकी जगह पे आपको a की पावर t मिल सकता है, ये दोनों एक ही मतलब है। ये ऑर्डर क्या बन गया आपका, 3 × 2, 3/2 बन गया। तो जो चीज़ यहाँ पर क्या थी, 2/3 थी, वो आपकी क्या बन जाएगी, 3/2। ये बात समझ में आती है? ठीक है भाई, ओके है कहानी। क्या इसमें कोई परेशानी की बात है? कोई परेशानी की बात नहीं है। वेरी वेरी गुड। तो ये हम कह सकते हैं 3/2। ओके है, चल सकते हैं आगे। ठीक, तो यहाँ पर आपने जो समझने वाली चीज़ है वो आप ध्यान से और गौर से सुनना। अब यहाँ पर बारी आती है इसकी प्रॉपर्टीज की। तो आखिरकार ट्रांसपोज पे क्या क्या रूल्स लागू होते हैं वो समझना। जब भी कभी आपसे कहा जाए कि किसी भी ट्रांसपोज, मान लीजिए कि पहले से ही आपने ट्रांसपोज किया हुआ है, आपने एक बार और ट्रांसपोज कर दिया, तो किसी भी मैट्रिक्स पे अगर आप डबल ट्रांसपोज करते हो तो वापस आपकी वही मैट्रिक्स वापस आ जाएगी। अगर आपने डबल ट्रांसपोज किया तो वापस आपकी वही मैट्रिक्स आ जाएगी। मेरी ये बात समझ में आती है आपको? बिल्कुल। अब उसके बाद मैंने कहा कि किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके फिर मुझे ट्रांसपोज करना होगा, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? तो याद रखना भाई, मैट्रिक्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये जो कांस्टेंट है के, इसको आप बाहर लिख सकते हो, ए के ऊपर आ जाएगा ट्रांसपोज। इस के को आप बाहर लिख सकते हो और पावर में क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज आ जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आई अच्छे से? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर इन्होंने कहा a + b का ट्रांसपोज है। a + b का ट्रांसपोज अगर आए तो करना क्या है, पहले a का ट्रांसपोज प्लस फिर b का ट्रांसपोज। बिल्कुल सिंपल। माइनस होता तब भी मैं यही काम करता, a का अलग b का अलग। मतलब कि अगर मैं प्लस करके ट्रांसपोज करूं या फिर मैं इनको अलग अलग ट्रांसपोज करके प्लस करूं, एक ही बात है। ठीक, उसके बाद फोर्थ की बात करूं तो क्या है, ये कह रहा है ए बी का ट्रांसपोज है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन में अगर ट्रांसपोज होगा तो क्या करोगे, पहले बाद वाले का ट्रांसपोज, फिर उसके बाद पहले वाले का ट्रांसपोज। तो पहले बाद वाले पे आपने डैश लगाना है, देन उसके बाद पहले वाले पे लगाना है। ये बात भी समझ में आती है? ठीक है, ओके भाई। अब इसने क्या कहा, अगला टॉपिक आता है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। यानी कि आपने ट्रांसपोज पढ़ लिया। ट्रांसपोज का मतलब क्या हमने पढ़ा कि जब भी आप कॉलम और रो को आपस में इंटरचेंज कर देते हो तो वो आपका क्या कहलाता है, ट्रांसपोज कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं, इसके अंदर एक टॉपिक आता है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक आपका क्या होता है, हम उसकी बात करते हैं। तो सिमेट्रिक का मतलब होता है कि जब भी कभी ए ट्रांसपोज आपका ए के बराबर हो जाए, ए ट्रांसपोज अगर आपका ए के बराबर हो जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक। मतलब कि जैसे कि ये वाला सवाल, इसका ऑर्डर है 3/3। अभी फिलहाल ये ए है, आप इसका ट्रांसपोज करके देखो। जैसे आप इसका ट्रांसपोज करोगे तो आप ये पाओगे कि वापस तो वही नंबर आ रहे हैं, कुछ चेंज ही नहीं दिखाई देगा आपको। तो जब ये वापस वही नंबर आ जाए, यानी कि वापस ए आ जाए, तो इसको हम बोल देते हैं क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक,
अब हम बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक की। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, तो जब भी कभी आपको ये लगे कि ए ट्रांसपोज किया आपने और वो अपने माइनस के बराबर आ गया, यानी कि ए का ट्रांसपोज खुद के नेगेटिव के बराबर आ जाए, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है स्क्यू सिमेट्रिक। आई बात समझ में ये भी? तो ये हम कह सकते हैं स्क्यू सिमेट्रिक आपका क्या कहलाता है, अगर किसी का भी आप ट्रांसपोज करते हैं। जैसे मैं इसका ट्रांसपोज आपको करके यहाँ पे शो करता हूँ। तो आपने कहा इसका बी का ट्रांसपोज निकालो, तो जैसे आपने इसका ट्रांसपोज किया 0EF, तो ये बन जाएगा 0EF। ये जो आपका R2 है इसको मैं लिख सकता हूँ C2 के नाम से। फिर ये जो आपका R3 है ये आपका बन जाएगा C3 के नाम से। ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पर जो बात समझने वाली है, तो इन दोनों को आप जरा कंपेयर करो। आप देख पा रहे हो कि जो नंबर हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो सभी के सभी सेम है। एलिमेंट यहाँ पर सारे सेम है, सिर्फ किस बात का फर्क है, तो नेगेटिव का। जो नंबर यहाँ नेगेटिव है वो नीचे पॉजिटिव, अपोजिट साइन है। तो जब भी कभी आपको ऐसा लगे कि b का ट्रांसपोज माइनस बी के बराबर आ जाए, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये बात आपको समझ में आती है अच्छे से? ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दुविधा या कोई डाउट की बात नहीं है। आशा करते हैं इतनी बात आपको समझ में आई। ठीक है भाई, चलते हैं आगे। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स। बिल्कुल सिंपल सा सवाल, एक प्रैक्टिस के लिए मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया और ये जरा हम उसे समझते हैं। तो यहाँ पर जो बात समझने की है वो देखना। तो जैसे ही मैंने ये कहा इसका ट्रांसपोज क्या होगा, तो आप बोलोगे सर पहली बात तो इसका ऑर्डर क्या है, 3/1। हर जगह मैं आपसे ऑर्डर पूछता चलूंगा, आप मुझे बताते रहना कमेंट करके, ठीक है? और जो मैंने कुछ पुराने सवाल पुराने वीडियोस में पूछे, मुझे उनका भी आंसर कमेंट में बताना जब भी जो बच्चा देखे। तो आप क्या करोगे, R1 को बना दोगे, जो ये आपका C1 है इसको R1 बना दो। आप बोलोगे ये 5 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, ये -1, और ये 1/3 बन जाएगा। खत्म कहानी। इसकी अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, ये आपका 3/3 है, लिख दो 3/3। तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ये जो आपको R1 दिखाई दे रहा है ये आप C1 बना दो, ये जो आपको R2 दिखाई दे रहा है इसको आप C2 बना दो, ये जो R3 दिखाई दे रहा है इसको आप C3 बना दो। ठीक है, ये आपका ऑर्डर तो 3/3 रहेगा। रीजन है कि जब स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स है, जिसमें आपके m और n बराबर हो जाए, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल हो जाए, उसी को क्या बुलाते हैं, उसी को हम बुलाते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये आपका ट्रांसपोज कहलाएगा। तो इसका ट्रांसपोज, सपोज इसका नाम मैं a रख दूं, तो इसका ये ट्रांसपोज है। ठीक है, मेरे हिसाब से इतनी बात आपको समझ में आ गई हो, बिना किसी दिक्कत, बिना किसी परेशानी। सर हमें और सवाल कराओ। अभी यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चन आते हैं। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या क्या आएगा वो हम देखते चलते। तो इसने क्या कहा आपसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में इसने कहा आपसे कि भाई आपको किसी भी मैट्रिक्स को ब्रेक करके दिखाना है, सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक। यानी कि आपने इस तरीके से मैट्रिक्स को ब्रेक करना है कि एक हिस्सा सिमेट्रिक हो, एक हिस्सा आपका स्क्यू सिमेट्रिक हो। ठीक है, तो हम करते हैं सोल्व। इसके लिए क्या करना है, आपने करना है लेट a इज इक्वल टू हाफ a प्लस a ट्रांसपोज प्लस हाफ a माइनस a ट्रांसपोज। ये आपने a को एज्यूम किया सबसे पहले। ठीक है, आप देख सकते हो, आप अगर इन सबकी को प्लस कर देते हो तो आपका जवाब a के इक्वल ही आएगा। अगर आप इन सबको प्लस कर देते हो तो आपका जो जवाब है वो a के इक्वल माना जाएगा। इतनी बात समझ में आती है? फिर उसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया वो देखते हैं। आपने कहा कि सर इसको एक काम करो, इसको P मान लो और इसको Q मान लो। मैं एक काम करूँगा, दोनों को बारी बारी से चेक करूँगा कि कौन सिमेट्रिक है कौन स्क्यू सिमेट्रिक है। तो मैंने कहा इस P वाले को लेते हैं साइड में, हाफ A प्लस A ट्रांसपोज। पहले इसकी वैल्यू निकाल। तो आपने कहा क्या, A मैट्रिक्स तो मुझे गिवन है 3 5 1 -1, ये आपका A है, और A ट्रांसपोज निकालेंगे तो 3 5 1 -1, ये आ गया। फिर दोनों को मैंने प्लस किया 6, ये आपका 6, फिर ये वाला भी आपका 6 और ये माइनस।
1/2 से अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा, ये 3 आएगा, ये 3 आएगा, फिर ये 3 आएगा, ये माइनस का 1 आएगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा, 2/2 है ये आपका क्या बन जाएगा, 2/2 की मैट्रिक्स। और ये आपने जब P को सोल्व किया तो आपके पास P की वैल्यू ये आई है, P मतलब ये वाली वैल्यू। और मुझे चेक करना है ये P सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। तो मैंने कहा भाई P का ट्रांसपोज करो, आपने कहा इस P का ट्रांसपोज करो। तो आपने जब जैसे इसका ट्रांसपोज किया तो आपने देखा कि ये तो भाई चेंज ही नहीं हुआ, P डैश जो है वो किसके इक्वल आ गया, P डैश आपका P के इक्वल आ गया। इतनी बात समझ में आई। तो P डैश जो है आपका वो P के बराबर है। इसका मतलब हम कह सकता हूँ कि P जो है वो क्या आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इतनी बात क्लियर है, P जो है वो आपका सिमेट्रिक है। अब मुझे ये जानना है कि Q क्या है। वैसे Q सिमेट्रिक ही है, ये मैं आपको एडवांस में बता देता हूँ कि जो प्लस वाला पोर्शन है वो हमेशा सिमेट्रिक आता है और बाद वाला स्क्यू। लेकिन आपको तो ये चीज़ करके बतानी है, तो मैंने कहा भाई चलो सोल्व करते हैं इसके आगे। तो आपने कहा Q जो था वो किसके बराबर था, हाफ A माइनस A डैश, P इज इक्वल टू, अब मैंने कहा A हमारे पास क्या था वो देखते हैं, 3 5 1 -1। ये आपका A और ये आपने लिखा A डैश ठीक है। तो 1/2 माइनस करते हैं, तो 3 में से ये गया 0, इसमें से ये गया आपका 4 और ये माइनस करेंगे -4, ये करेंगे तो आपका 0। ठीक है भाई, एक क्या हो गया, तो ये आपके पास ऐसा कुछ आ गया। अब आपने माइनस किया तो ऐसा आ गया। आपने देखा कि जब मैं इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 2 -2 और 0, ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, Q। मैंने कहा इसका डैश करके देखते हैं, यानी कि ट्रांसपोज। तो आपने जब ट्रांसपोज किया तो ट्रांसपोज में दोनों वैल्यू सेम है, बस एक नेगेटिव का ही तो डिफरेंस है। तो आप बोलोगे सर ये तो इक्वल टू -Q आ गया। तो मैं कह सकता हूँ Q इज स्क्यू सिमेट्रिक, यानी कि Q वाला जो पोर्शन है वो आपका स्क्यू सिमेट्रिक। अब ये तो आपने क्या करा A को दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया, आपने P और Q को शो कर दिया। P आपका सिमेट्रिक है, Q आपका स्क्यू सिमेट्रिक है। लेकिन मुझे तो अपना आंसर लिख के दिखाना था एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो मैंने लिखा A इज इक्वल टू P प्लस Q। Q की वैल्यू आपने ये निकाल रखी है, इसको आप Q की जगह पर पेस्ट करो तो 0 2 -2 और 0। P की जगह पर आपने P वाली वैल्यू लिखनी है। P वाली वैल्यू आपकी ये है 3 3 3 3 और -1, ये आपने P की जगह लिखा। ठीक है, बस बात खत्म। आपने प्लस नहीं करना कहीं, तुम इसे वापस जाके ऐड कर दो। भाई आपने इसको ब्रेक करके ही शो करना था, तो आपने दोनों चीज़ों को ब्रेक करके शो करना था। तो हमने P को अलग कर दिया, Q को अलग कर दिया। क्या ये बात समझ में आई पक्का पक्का क्लियर है, बोलो हाँ। ठीक है भाई, आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या कहा इसने, कह रहा जरा ये बताओ कि अगर A और B जो है सिमेट्रिक है तो जरा साबित करो कि ये वाला हिस्सा आपका स्क्यू सिमेट्रिक है। यानी कि A एंड B जो है वो आपका सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि A ट्रांसपोज किसके बराबर है, A के बराबर है B ट्रांसपोज जो है वो किसके बराबर है, B ट्रांसपोज आपका B के बराबर है। ठीक है, A ट्रांसपोज A के बराबर, B ट्रांसपोज B के बराबर। तो ये पूछ रहा है जरा बताना इसकी वैल्यू, ये शो करना है, बल्कि स्क्यू सिमेट्रिक है, ये आपको साबित करना है। ठीक है, मैंने कहा ओके। तो आपके सामने ये आया कि जरा इसके बारे में बताओ कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ये जब होगा, जब पता लगेगा जब आप इसका ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज से हमें पता लगता है सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक। तो मैंने इसको लिखा, फिर आपने क्या कहा, आपने कहा ट्रांसपोज तो लग गया। अब यहाँ पर है एक वैल्यू ये और दूसरी वैल्यू ये, बीच में नेगेटिव। तो प्रॉपर्टी के हिसाब से सबसे पहले इस वाले पे ट्रांसपोज माइनस, फिर आप बोलोगे बी ए के ऊपर ट्रांसपोज। ये हमने ट्रांसपोज लगा दी। फिर उसके बाद
मल्टीप्लाई के ऊपर ट्रांसपोज है तो पहले आप बी के ऊपर ट्रांसपोज लगाओ, देन ए के ऊपर ट्रांसपोज लगाओ। इधर आपने ए के ऊपर ट्रांसपोज लगा दिया और इधर बी के ऊपर ट्रांसपोज लगा दिया, ये भी हमने कर दिया। ठीक, उसके बाद फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने कहा बी का ट्रांसपोज जो था वो सवाल ने बोला था बी के बराबर है, ए का ट्रांसपोज ए, ये है ए और ये है बी। ठीक है, अब एक बात बताइए आप मुझे, आप इन दोनों की शक्लें मैच करो, इन दोनों के चेहरे बिल्कुल मैच हो रहे हैं, बस अगर मैं नेगेटिव कॉमन ले लूं तो ये पूरी तरह से इन दोनों के चेहरे मैच कर रहे हैं। ये देख सकते हो, इसका ट्रांसपोज अपने ही नेगेटिव के बराबर है, हमने साबित कर दिया, इट इज स्क्यू सिमेट्रिक। लो भाई, हम ज़्यादा कुछ पंगा ही नहीं छोड़ा हमने, ये हमने साबित कर दिया कि ये आपस में क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। क्या आपको ये बात समझ में आई? बताइए प्यारे बच्चे, समझ में आ रहा है? वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करते रहना, शेयर करते रहना। ठीक है, ये काम आपने इसमें करना। आइए जरा अगला सवाल, कितना प्यारा कितना खूबसूरत। आओ जरा इस सवाल को हम बड़ी खूबसूरती के साथ सोल्व करेंगे। इसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, कह रहा है ये वाली जो मैट्रिक्स है उस पर ये वाली चीज़ लागू हो रही है, ए ट्रांसपोज ए बराबर है आई के। तो मैंने कहा ठीक है, जैसा ये कह रहा है वैसा ही कर दो। ए का ट्रांसपोज तो बताना जरा उसका ट्रांसपोज क्या होगा, तो आप बोलोगे 0, ये आपका हो जाएगा x और ये आपका x। फिर आप बोलोगे यहाँ पे क्या आएगा, तो 2y, ये y और ये माइनस वाई। यहाँ क्या आएगा, z माइनस z और z। फिर उसके बाद बात करें तो 0 2y z x y माइनस x माइनस y और z। इन दोनों की जो मल्टीप्लाई है वो किसके बराबर है, i के। 1 0 0 0 0 1 0 फिर 0 0 1, ये आपके पास आ गया i के बराबर। ये बात भी समझ में आई? बस इसके बाद करना है क्या, इनकी मल्टीप्लाई करनी है और मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हमने कहा मल्टीप्लाई करो, तो आपने कहा वही तरीका है, 0 की 0 के साथ, x की x के साथ यानी कि x का स्क्वायर, इसके साथ करेंगे तो ये भी x का स्क्वायर, फिर 0 की मल्टीप्लाई इसके साथ, x की मल्टीप्लाई यहाँ पर, मतलब कुल मिलाकर बड़ी खूबसूरती से आपने मल्टीप्लाई करनी है। ये आपका 0, ये zx और ये प्लस का z। फिर उसके बाद अगला स्टेप मल्टीप्लाई 0, फिर इधर करेंगे तो xy और ये माइनस का xy, फिर करेंगे तो 4y स्क्वायर, फिर करेंगे y स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। उसके बाद और क्या है, तो आप बोलोगे सर 2yz माइनस yz माइनस y। बस ये सवाल अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। क्या तुम इसकी सांसें सुन पा रहे हो कि बस ये जैसे भी तैसे बस अपना काम चला रहा है और अपना दम तोड़ने वाला है? हाँ सर, हम सुन पा रहे हैं। ओके, ये हमने कर दिया। अब इसके बाद बताना, बस इसके बाद सर हमें ये ऑरेंज पेन से कराओ। ओके, अगर आप देखोगे तो ये चीज़ें ना आपस में ये कैंसिल हो रही हैं, दिखाई दे रहा है तुम्हें? कुछ भी नहीं बच रहा, सब खत्म। बस यहाँ पर जो वैल्यू बची है वो क्या बची है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। यहाँ बचा हुआ है 2x स्क्वायर, यहाँ बचा हुआ है आपके सामने 6y स्क्वायर, यहाँ बचा हुआ है 3z स्क्वायर, सामने आपके पास ये वाली वैल्यूज, सामने है ये वाली वैल्यू। अब हमने कहा क्या, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालते हो, यहाँ से x की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो ये आ गया। अगर हम y की वैल्यू निकालते हैं तो y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1/√6 और प्लस माइनस। अगर आप z की वैल्यू निकालते हैं तो 1/√3 प्लस माइनस। तो ये आपके सामने x y z ये 3 वैल्यूज़ यहाँ पर आ जाएंगी। इतनी बात क्लियर है? ये करना था। ठीक, आइए ज़रा और आगे बढ़ते हैं। 4 में इसने क्या कहा आपसे, तो ये 4 में आपसे कह रहा है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है।
सेम टाइम पे सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। तो बताना कौन सी मैट्रिक्स, ऑप्शन वाले सवाल है। तो भाई मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि ऐसी कोई मैट्रिक्स है नहीं, उस मैट्रिक्स का नाम क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसका नाम क्या होगा, सॉरी इसका नाम होगा जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स पे करेक्शन कर लेना, यानी कि वो मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक भी हो और स्क्यू सिमेट्रिक भी हो तो वो सिर्फ जीरो मैट्रिक्स पे लागू हो सकती है, बाकी और किसी मैट्रिक्स पे वो चीज़ लागू नहीं होती। आशा करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई हो। उसके बाद आपका ये एग्जाम का पैटर्न, यानी कि कौन सा, कितने सेक्शन आएंगे, किस सेक्शन में कितने क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, तो वो मैंने यहाँ पर पूरा ब्यौरा दे दिया है। जो भी बच्चा नया है हमारे इस चैनल पे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको ये याद रहे कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा आने वाला है। और हमारे लिए, हमारी तरफ से हमेशा ही आपके लिए भाई एक आपके लिए बेस्ट ऑफ लक रहता है, ठीक है। आपके लिए हमेशा हम अच्छी कामना करते हैं ताकि वो बच्चा जो मेहनत कर रहा है वो कहीं भी पीछे ना रहे, ठीक है। और जो बच्चा थोड़ी कम मेहनत कर रहा है, कहीं ना कहीं किस्मत उसका भी साथ दे, वो क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में उसको मिल जाए जो उसने पढ़ रखे हैं, ठीक है। हालांकि ये थोड़ा सा काल्पनिक सा है, बट ठीक है, हम तो भाई सबके लिए प्रेयर कर सकते हैं और यहाँ पर आपके लिए प्रयास कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, उसके बाद आपने अपने एफर्ट भी डालने हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपने पढ़नी है, पढ़ने के बाद अपनी तैयारी करनी है, देन रिवीजन करना है और बार बार रिवीजन करना है ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ें आराम से बैठ जाए और एग्ज़ाम में तुम इसे बैठ कर लिख पाओ, ठीक है। यानी कि ये आपके भाई हार्ड डिस्क है, यहाँ पर स्टोर करो, वहाँ जाकर आपने लिखना है, ठीक है। आई बात समझ में? तो चलिए हम बस आज इतना ही रखते हैं, यहीं पे भाई ये चैप्टर कंप्लीट होता है आपका, चैप्टर नंबर 3। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 की चर्चा करेंगे। चैप्टर नंबर 4 काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसी से रिलेटेड चैप्टर है क्योंकि दोनों सेम यूनिट में ही आते हैं, यानी कि जो आपकी सेकेंड यूनिट है अलजेब्रा वाली, इसके अंदर मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट पूछा जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिटरमिनेंट की चर्चा करेंगे। तो आज हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर कल, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी पढ़ाई जारी रखिए, तब तक के लिए नमस्कार।